नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आमतौर पे ये देखा गया हुआ है कि जो कोर्ट में जो तारीख लगती है, क्या उस तारीख का जो फॉलोअप होता है, जो हर डेट पे कुछ पे काम होता है या नहीं काम हो पाता है, क्या हर डेट पे आपको जाना है चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बात करते हैं दोनों पक्ष की ओर से, जिसने वाद प्रस्तुत किया है, जिसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है। क्या दोनों व्यक्तियों को कोर्ट को हर तारीख पे जाना अति आवश्यक है या अथवा नहीं आवश्यक है। ऐसा ही प्रश्न कई लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है या पूछा गया है, और आमतौर पर मैंने देखा है कि हमारे चैनल पर भी कई लोगों ने ऐसा ही प्रश्न पूछा है। और कोर्ट में मैं भी ये देखता रहता हूँ कि लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि जो कोर्ट में के द्वारा जो तारीख दी जाती है, क्या हर तारीख पे जाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, और जिसमें एक नई बिंदु के साथ, नई एक टॉपिक पे साथ उसमें मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित आया हूं कि जो एक डाउट है, जो लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करते हुए जो आमतौर पे जो समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं पे द्वारा जो समस्या उत्पन्न होती है, उन्हीं समस्या में जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम जो फेस की जाती हैं, उन प्रॉब्लम को उपचार क्या है उसी के साथ मैं उनको बताने का मैं प्रयास करता हूं। उसी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित आया हूं कि अगर जो तारीख पे अगर जो कोई डेट पड़ी हुई है, यानी कि उसमें कंप्लेंट, यानी कि मुकदमा जिसने प्रस्तुत किया है, जिसने वाद प्रस्तुत किया है या जिसके खिलाफ वाद प्रस्तुत किया गया, दोनों में से कोई भी व्यक्ति हो, अगर जो डेट फिक्स की गई है, फिक्स डेट पे अगर जो कोर्ट में नहीं जाते हैं, माननीय न्यायालय का जो अगर जो आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, कोर्ट क्या क्या एक्शन लेगी, और कोर्ट अगर जो एक्शन लेगी तो उसका प्रभाव क्या होगा। जिसने वाद प्रस्तुत किया, वादी पे और जो अभियुक्त है, दोनों पे प्रभाव क्या पड़ेगा, दोनों पे उन पे रीजन क्या, उनके वाद की स्थिति क्या होगी। इन्हीं सब बहुत से बिंदु हैं कि इन पे विचार करना अति आवश्यक है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे एक एक करके सारे बिंदुओं पर मैं विचार करूंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, वॉच करिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी उपयोगी हो सकता हो आपने देख ली, आपको जानकारी मिल सके, तो आपके जो निकटतम संबंधी, जो आपके फ्रेंड हो, उनको आप ये जानकारी दे सके, या उनको जानकारी नहीं मिल पाती होगी किन्हीं भी कारणों से, तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। ये भी मेरी एक एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि जो आपको लगता है किसी की कि एक व्यक्ति केवल रिक्वेस्ट ही कर सकता है, तो जाहिर से तौर पे हम केवल जो भी हमसे लोग पूछना चाहते हैं तो हम केवल एडवाइस ही दे सकते हैं, और वो करे या ना करे वो उनकी मर्जी की बात है। तो बात करते हैं कि मैं ये बात बताने वाला हूँ कि अगर जो कोर्ट के द्वारा अगर जो तारीख फिक्स की गई है, डेट फिक्स की गई है, तो उस पर क्या होता है। तो मैं दो बातों पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि सिविल केस में, यानी कि जो आपराधिक वाद है, उसमें क्या स्थिति होगी, और जो सिविल के अतिरिक्त जो क्रिमिनल हैं उनमें क्या स्थिति होगी, उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बात करते हैं कि इस पे पहले सिविल पे वाद पे हम प्रस्तुत करते हैं कि सिविल वाले वाद में, यानी कि जो सिविल का जो मुकदमा है, जो ज़मीन जायदाद से संबंधित जो वाद होते हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर से तौर पे है, एक जो वाद है वो वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यानी कि वादी जो वाद प्रस्तुत करता है उसको वादी कहते हैं। वादी ने अपना वाद प्रस्तुत कर दिया है प्रतिवादी के विरुद्ध। प्रतिवादी यानी कि वो पर्सन होता है जिसके खिलाफ वो मुकदमा किया जाता है। कोई भी वाद हो, कोई भी मैटर हो, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज मैं अपने टॉपिक से हट जाऊँगा। तो सबसे पहले ये देखा गया है कि जो वादी ने अपना वाद प्रस्तुत किया गया है, तो अब सबूत का भार किस पे होगा। सबूत का भार जाहिर से तौर पे है कि वादी पे होगा। वादी को ये प्रूफ करना है, कोर्ट को ये भरोसा दिलाना है, उसको ये यकीन दिलाना है कि जो वाद का जो कारण बना हुआ है, जो वादी ने प्रस्तुत किया गया, वह सत्य है एवं सही है। और प्रतिवादी को जो सम्मन के द्वारा भी उसको भेजा जाएगा, उसको जानकारी होगी, तो उसके ऊपर ये सबूत का भार ये बनता है कि जो वादी ने जो तथ्य, जो एलिगेशन लगाए हैं, वो असत्य है। जो वादी ने कहा है, जो प्रतिवादी कह रहा है, जो प्रतिवादी जो कहना चाहता है, उसका जो कथन है, उसकी जो आपत्ति है, वो सत्य है। उसी पे कोर्ट को भरोसा करना चाहिए और उसी पे आपका निर्णय देना चाहिए। तो दोनों ही पक्ष पे जो अपनी बात कहेंगे, वो उस बात का जो भार है, उन्हीं के सबूत का भार वो उनके ऊपर आता है। तो अगर जो वादी है, वादी ने वाद प्रस्तुत किया है प्रतिवादी के विरुद्ध, तो वादी का ये भार बनता है कि उसको हर डेट पे उपस्थित रहना पड़ेगा। अगर जो उपस्थित नहीं रहेगा तो अपनी बात को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कैसे करेगा। तो कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए वो अलग चीज़ है, अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। अगर जो अधिवक्ता भी नहीं है, अगर जो फॉर मोमेंट के लिए अगर जो विचार कर लिया जाए, अगर जो अधिवक्ता भी कोर्ट में उपस्थित नहीं है, तो अल्टीमेटली जो दायित्व आएगा वो इन पर्सन वादी के ऊपर आएगा। वादी को प्रत्येक डेट पे कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा कि वाद के जो कारण हैं
जो उसमें तथ्य अंकित हैं वो सत्य एवं सही हैं। अगर जो वाद में, मैं सिविल वाद की बात कर रहा हूँ, सिविल मुकदमों की बात कर रहा हूँ, जिसमें अगर जो वाद उस दिनांक को, उस डेट को नियत है और उसमें वादी या उसके अधिवक्ता कोई भी अगर उसमें नहीं गए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है या कोई ये लगता है कि क्योंकि सबूत का भार वादी के ऊपर है, वादी को अपना वाद संस्थित करने के लिए उसको सही तरीके से निकलवाने के लिए जो भार है वो उस वादी के ऊपर है। वादी को हर डेट पे उपस्थित रहना अति आवश्यक है कि वो अपने भार को, जो अपनी बात कह रहा है, वो कोर्ट से उसको मानी जाए और प्रतिवादी के विरुद्ध एक्शन लिया जाए। प्रतिवादी क्योंकि उसको अगर जो कोई गलत काम किया है या उससे कोई अगर जो एडवर्स पोजीशन है तो वो उससे भागना चाहेगा, तो जाहिर सी तौर पे अगर जो प्रतिवादी चला गया है तो उसके खिलाफ अगर जो कोई कार्रवाई अग्रसारित की जाएगी तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी यानी कि एक पक्षीय रूप से कार्रवाई अग्रसारित कर दी जाएगी और वादी की बात को मान लिया जाएगा, यानी कि जो वाद का जो कारण जिसने वादी को बताया है वो सत्य है एवं सही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो वादी या उसके अपने अधिवक्ता कोर्ट में के सामने वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वाद का जो स्थिति है वो वाद उसका निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि अब उसको कोर्ट को लगता है कि अब वादी को जो प्रश्नगत वाद है उसको लड़ने में, उसको कंटेस्ट करने में इसकी अब कोई रुचि नहीं बची हुई है। अगर जो प्रतिवादी अगर जो सिविल वाद में प्रस्तुत नहीं हो पाता है तो ये लगता है कि जो प्रतिवादी है वो अब न्याय के जो संस्था है, वो जो न्याय की प्रणाली है, कोर्ट से वो भागना चाहता है। तो वादी की बात को मानते हुए वादी ही जो कह रहा है वो सत्य है एवं सही है, तो प्रतिवादी की बात को सुनने का उसने अवसर ही नहीं मिल पाया है, प्रतिवादी अपनी बात नहीं बताना चाहता कोर्ट को, यानी तो फिर उसके खिलाफ एक्स पार्टी यानी कि एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित कर दी जाती है। तो ये तो हुई, मैं थोड़ा संक्षेप में बता पाया हूँ क्योंकि डिटेल में बताने का एक वीडियो में समुचित समय नहीं मिल पाएगा, ना ही उसमें संकलित हो पाएगा। तो ये तो हुई सिविल की बात। तो सिविल के बाद में ऐसी स्थिति में अनुपस्थिति में क्या क्या कारण, क्या क्या घटनाएं कोर्ट क्या क्या एक्शन लेंगी और क्या एक्शन नहीं ले पाती हैं। अब बात करते हैं क्रिमिनल मुकदमे में। क्रिमिनल मुकदमे में दो तरीके होते हैं, यानी कि FIR अगर जो दर्ज हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है, चार्जशीट फाइल होने के उपरांत जो माननीय न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है, संज्ञान सम्मन इशू हो गए हैं और इशू होने के उपरांत जो एक्यूज्ड है, जो एक्यूज्ड पर्सन है जिनके खिलाफ मुकदमा प्रस्तुत किया गया है, उनको सम्मन तामील हो गए हैं। मीन्स उनको नोटिस हो गई है, उनको जानकारी हो गई है कि जो मिस्टर या मिसेस जो भी हो उसने मुकदमा किया हुआ है और वो मुकदमा मेरे खिलाफ है, और कोर्ट को यही केवल देखना है कि जो मुकदमा किया गया है वो अभियुक्त को उसकी जानकारी हो गई हो कि ये मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो उस अगर जो कंप्लेंट में या केस में या स्टेट केस में अगर जो वो मुलजिम नहीं आ पाता है, अगर जो वो मैं पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि सम्मन अगर जो उसने इग्नोर किया, उसको अगर जो सीरियसली नहीं लिया सम्मन को, तो कोर्ट फिर उसके अगेंस्ट फोर्सिव एक्शन जारी कर सकती है, यानी कि जमानती वारंट जारी कर देती है। अब जमानती वारंट में पुलिस द्वारा ये उसको आदेशित किया जाएगा, इसको जमानत योग्य, इसकी जमानत लेके इसको मेरे सामने उपस्थित किया जाए, लेकिन फिर भी उसमें रुचि नहीं लेते हैं। जो एक्यूज्ड पर्सन है उसमें रुचि ना लेके बिलब्रू वारंट का जो है उसकी भी अवहेलना कर देते हैं, उसको फॉलो करने के उपरांत भी कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो अब देखिए, अगर जो ये डे बाय डे अगर जो हर डेट पे अगर जो आप कोर्ट पे नहीं जा रहे हैं, तो हर डेट पे एक लेयर ऊपर यानी कि एक स्टेज ऊपर आपके विरुद्ध कार्यवाही अग्रसारित होती रहेगी। सबसे पहले आपके विरुद्ध सम्मन जारी हुआ, सम्मन पे भी आप नहीं गए तो जमानती वारंट यानी कि BW बेलेबल वारंट जारी होंगे। अब बेलेबल वारंट पे भी आप नहीं गए, अब ने एक स्टेप और ऊपर कोर्ट आएगी, अब आपके खिलाफ NBW यानी कि गैर जमानती वारंट के आदेश पारित कर देगी। और इसमें पुलिस को सख्त चेतावनी दी जाती है कि इस व्यक्ति को, इस एक्यूज्ड को पकड़ के सामने माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें और ऐसा करने में कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि ना होने पाए। तो इतनी सख्त चेतावनी के उपरांत भी पुलिस जो है NBW के आदेश की हवाला देते हुए आदेश पालित करती है और माननीय न्यायालय के सामने आपको ले जाके प्रस्तुत कर सकती है। क्योंकि अब नेक्स्ट डेट पे, क्योंकि आप प्रीवियस डेट में कोर्ट के सामने गए नहीं, अगर जो आप पहली ही डेट पे, अगर जो प्रथम डेट पे जब भी सम्मान आए, तो मैं रिक्वेस्ट हूँ सभी को, मेरी एडवाइस है कि अगर जो कोर्ट का कोई भी सम्मान आता है, कोई भी लेटर आता है किसी भी प्रकार का, तो उसको
उसमें रुचि लेते हुए उसको सीरियसली लेकर उसको नेक्स्ट डेट पे क्योंकि उसमें डेट लिखी होती है, केस का नाम लिखा होता है, कोर्ट का नाम लिखा होता है, आपको किस कोर्ट में किस केस में और कितने बजे उपस्थित होना होगा, क्योंकि समय भी लिखा होता है। तो उसमें उपस्थित हो जाइए तो आपके खिलाफ कोई भी फोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज आपके खिलाफ फोर्सिव एक्शन डे बाय डे अगले स्टेप पे जारी होते रहेंगे। तो ये तो हो गई क्रिमिनल में जिसने मुकदमा प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके खिलाफ उसने प्रस्तुत किया, यानी कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही अग्रसारित की जाएगी। अब नेक्स्ट दूसरे इसका पहलू ये है, अगर जो इसमें जो कंप्लेनेंट है जिसने वाद प्रस्तुत किया, जिसने ये क्रिमिनल मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें क्या होगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्रार्थना पत्र देता है, जो भी व्यक्ति, जो भी पक्ष अगर जो प्रार्थना पत्र देता है, अपनी बात को कहता है, अपना वाद प्रस्तुत करता है, तो वो वाद के जो तथ्य हैं, जो सिचुएशन उसमें मेंशन की गई है, उसको साबित करने का, उसका प्रूफ करने का जो भार है वो उसी व्यक्ति पे आता है। तो इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर जो उस व्यक्ति ने अगर जो उसने वाद क्रिमिनल वाद प्रस्तुत किया है वो नियत तिथि पे जो भी डेट अगली लगी उस पर वो नहीं जा पाता है, कारण कोई भी हो, मैं उस पर कारण पे डिस्कस नहीं कर पाता हूँ कि क्या कारण है। वो कोर्ट को विवेकाधिकार पे आप बताइए कि वो उन पर विवेकाधिकार पे संतुष्ट हो पाती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाती। मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर जो कोर्ट में आप अगर नेक्स्ट डेट पे नहीं गए तो क्या प्रोसीडिंग हुई। तो जाहिर सी तौर पे अगर जो जिसने वाद प्रस्तुत किया वो अगली डेट पे या नियत तिथि पे कोर्ट के सामने माननीय न्यायालय के समय उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को ये प्रतीत होता है, ये वो अपना प्रिज्यूम करती है कि जो जिसने वाद प्रस्तुत किया है उसको अब वाद लड़ने में, कंटेस्ट करने में कोई भी रुचि नहीं है। तो अब जब उसकी रुचि नहीं है तो कोर्ट का कीमती वक्त इसमें बर्बाद हो रहा है। तो इस स्थिति में इस वाद को, इस पत्रावली को निरस्त कर देना ही उचित है। तो ये सब सारी चीज़ें अंकित करते हुए, सारे कारण स्पष्ट करते हुए आपका जो वाद है, जो भी आपने वाद प्रस्तुत किया था माननीय न्यायालय के समझ, वो निरस्त यानी कि खारिज कर दिया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैंने दो चीज़ें बताई। सिविल में प्लेंटिफ अगर जो एब्सेंट होता है यानी कि कोर्ट में नहीं जाता है डेट पे तो क्या होगा, अगर जो डिफेंडेंट नहीं जाता है कोर्ट पे तो क्या होगा। और क्रिमिनल केसेस में जिसने वाद प्रस्तुत किया गया यानी कि कंप्लेंट करने वाला कंप्लेंट अगर जो कोर्ट में नहीं जाता है तो क्या प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी उसके विरुद्ध, और जिसके विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा प्रस्तुत किया गया यानी कि जो एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ कोर्ट में ना जाने पर, कोर्ट की कार्यवाही में भाग ना लेने पर क्या कारण होंगे और क्या परिस्थिति आपको झेलनी पड़ेगी, क्या आदेश होंगे। तो सारी चीज़ें हमने लगता है कि मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ कि सारी चीज़ें मैंने समायोजित करने का प्रयास किया है और आपको वही समझ में आ गई होंगी जिससे आपको लाभ मिला होगा। और अगर जो आपका कोई सुझाव है, अगर जो आपका कोई कमेंट है, अगर कोई आप हमसे जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर है, हमारा संपर्क है। पर्सनली हमसे आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर जो कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या कोई कमी रह गई हो या कोई आप जानकारी जानना चाहते हो तो उसी के साथ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।